ये साम दाम दंड भेद सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जो कोई इनकी मुखर होकर मुखालफत करता है उसे दंड ऐसा देते हैं कि उसकी 7 पुश्तें याद रखती हैं। जो मुसलमानों के हितैषी हैं, बाकी 60% तो मुसलमानों के साथ ही खड़े हैं। हमारी वो तहजीबें, प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, एक दूसरे के काम आने का जज्बा आज भी उसी तरह से कायम है जो अब से 1000 साल पहले था, लेकिन सियासत उसे इस्तेमाल करके बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। हमें उम्मीद है ऐसा होगा नहीं। मैं अपनी खेती मैं कर रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या मैं किसान नहीं हूँ? नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं पीतल नगरी मुरादाबाद में हूँ और मेरे साथ इस वक्त मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या समीकरण है इस बार वोट का, और यहाँ पर चुनावी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं आपकी? देखिए, चुनावी तैयारियाँ सारी पार्टियों की चल रही हैं, हमारी भी चल रही है, पूरी तैयारी है। हमसे ज़्यादा तैयारी जनता कर रही है। वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हो गए, जो महंगा डीजल और पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, जो खाने का तेल दुगने दामों में ख़रीद रहे हैं, जो सब्जियों की महंगाई झेल रहे हैं, जिनके यहाँ बेरोज़गारी चरम सीमाओं पे पहुंच गई है, किसान जो परेशान है, वो तैयारी कर रहा है कि अब चुनाव आ रहा है, अब इसका बदला चुनाव में लिया जाएगा। किसे देख रहे हैं अपने सामने इस बार चुनौती के तौर पर? देखिए, इंडिया गठबंधन को वोट देने का मूड तमाम जनता का है। कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो धार्मिक भावनाओं में बह जाते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, वो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन मेजॉरिटी पब्लिक की वो इंडिया गठबंधन को वोट देगी। ओवैसी साहब भी आने की तैयारी में है सर, कह रहे हैं जहाँ जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है वहाँ पर हम भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, तो उससे क्या मुस्लिम वोट बैंक में तब्दील हो सकता है, क्या बढ़ सकता है वोट? देखिए, उनकी भी पार्टी है, वो भी लड़ाते हैं, लेकिन इस वक्त मुसलमान ख़ास तौर से पिछली सरकार में जितना परेशान हुआ है, शायद ही कोई और कम्युनिटी हमारे देश की हुई हो। मुसलमान अब ना तो बंटने के मूड में है और ना ही किसी भावनाओं में बहने के मूड में है। मुसलमान का एक ही मकसद है, बीजेपी हराओ, और वो हराएगा। और ख़ाली मुसलमान के वोट से तो नहीं हार सकती बीजेपी, सबका वोट चाहिए, और सबके वोट में इंडिया गठबंधन को सबका वोट मिलेगा। ये जो मोदी में माहौल है, किस तरह से आप मुकाबला कर पाएंगे? मोदी में माहौल आप कैसे कह सकती हैं? मोदी जी जिस तरह से मैस्मराइज करते हैं पब्लिक को, आपने डिफरेंट तरीक़ों में देखा कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को कितना एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। मोदी जी तो राजतंत्र का प्रतीक सिंगोल, उसकी भी पूजा करते हैं, उसमें ना कोई शक्ति ना वो कोई भगवान था। अब जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है कि अगर आप उसकी पूजा करने लगे, उसके सामने आपने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, तो जनता कहेगी हाँ ये भी भगवान है, सिंगोल भी। तो मोदी जी की वो बेवकूफ़ बनाने की जो प्रवृत्ति है वो जनता जान गई है, और जब जनता जान जाती है तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो आप इसका काट निकाल पा रहे हैं? मैंने कहा ना, पब्लिक तो परेशान है अपने अपने मुद्दों से। महंगा उनके सनातनवाद के सामने मुद्दे कहाँ नज़र आ रहे हैं सर? विपक्ष देख लीजिए कितना परेशान, विपक्ष को तो दिखाया भी नहीं जा रहा है, टीवी अखबारों में नहीं दिखाया जा रहा है, कहीं पर विपक्ष सामने नहीं आ रहा है। नहीं, सनातन को क्या प्रॉब्लम है? सनातन को क्या कोई खतरा हो गया? कहते तो हैं हिंदू खतरे में है। ओ अच्छा, तो वो पुरानी टैक्टिक्स है ना कि हिंदुओं को डरा के धमका के कि तुम खतरे में हो, मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, 20 साल बाद मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाएंगे। आंकड़े पता हैं आपको? अगर सारे हिंदू फैमिली प्लानिंग पे अमल करें और एक भी मुसलमान फैमिली प्लानिंग पे अमल नहीं करे, तो मुसलमानों की तादाद हिंदू भाइयों के बराबर में आने के लिए 2000 साल लगेंगे। ये तो एक तमाशे हैं, सियासत के तमाशे हैं। ये ना हो सकता, ना मुमकिन है। ना सनातन को कोई ख़तरा है,
राम मंदिर बन गया, क्या आपने कहीं कोई खतरा देखा? कहीं कोई बवाल हुआ? तो किस बात का खतरा है? नहीं, ये भी तो है ना कि मोदी जी हैं तो खतरा कैसे हो सकता है? सुरक्षा दुरुस्त है बिल्कुल। जो खतरा पैदा करने वाले इस वक्त थानेदार हैं, तो खतरा कैसे होगा? जब वो थानेदार नहीं होते तो खतरे हो जाते हैं। सत्ता जिनके हाथों में है, खतरे तो वही पैदा करते हैं, आम जनता नहीं करती है। जब वो सरकार में है तो खतरे हो ही नहीं सकते, दंगे नहीं हो सकते, झगड़े नहीं हो सकते। तो खतरा तो खुद ही खुद हैं, तो कैसे सब कुछ हो सकता है? तो मोदी के सामने विपक्ष अपने आप को कहाँ पर देख रहा है? विपक्ष बहुत स्ट्रांगली मोदी जी का मुकाबला करेगा, और वही मैं बात आपसे फिर दोहराऊंगा कि बार बार एक्टिंग करके, ड्रामेबाजी करके जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता। जनता को चाहिए खुशहाली, जनता को चाहिए रोज़गार, किसान को चाहिए उसकी फसलों का वाजिब पैसा, परिवारों को चाहिए सुख चैन और विकास। कोई मुझे एक्स्ट्रा विकास बता दिए 10 साल में क्या हुआ है? दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के हम भी चल रहे हैं, दुनिया जैसे आगे बढ़ रही है वैसे हम भी बढ़ रहे हैं। ये तो रूटीन विकास हैं जो हुए हैं, कौन सा ऐसा नया काम हुआ है कि देश की 5वीं अर्थव्यवस्था पर ला दिए हैं मोदी जी, अभी 24 के बाद तीसरी पर आ जाएगी। देखिए 10 साल पहले हमारे मुल्क के ऊपर 50,000 करोड़ कर्जा था, आज मालूम कितना है? 2.5 लाख करोड़ हमारे पास कर्जा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो फिर रोज़गार क्यों नहीं दे रहे? क्यों हमारी प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स को बेचा जा रहा है प्राइवेट हाथों में? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, कितने बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है, कितनों को लैपटॉप मिल गया, कितनी महिलाओं को पेंशन मिल गई? क्या ये पहले सब कुछ हुआ नहीं था क्या? पहले तो भी तो था। और जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार में जो विकास के काम हुए थे, मेट्रो स्टार्ट हो गई, मेट्रो प्रोजेक्ट अखिलेश यादव जी लाए थे। अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे बना दिया रिकॉर्ड टाइम में, 22 महीने में, और ऐसा एक्सप्रेस वे आज भी कोई हिंदुस्तान में नहीं बना सका। बनाए तो योगी जी ने भी, ये बलिया आप दोनों पे चल के देख लीजिएगा, आपको फ़र्क मालूम हो जाएगा कि ये उस एक्सप्रेस वे में और इस एक्सप्रेस वे में कितना फ़र्क है। सारे तहसीलों को मुख्यालय से 4 लेन में जोड़ने का काम करा था। किसान की एक्सीडेंटल मौत में 5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान करा था। बाकी जो उनकी योजनाएं थी, 55 लाख महिलाओं को पेंशन, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, पैसा तो वही है, वो पैसा आखिर गया कहाँ? क्यों नहीं अब भी इतना विकास हो रहा है? देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चमक पे अब दुनिया नहीं जा सकती, असलियत पे जाएगी। लेकिन यही चमक धमक पर तो जनता खिंचती चली जा रही है भाजपा की तरफ। आप देख रहे हैं नतीजे तो भाजपा की तरफ ही जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या विपक्ष समझा नहीं पा रहा है जनता को? आप कह रहे हैं कि जनता खुद लड़ रही है, लेकिन ये लड़ना दिखता नहीं है। ज़मीन पर लोग बोलते हैं, लेकिन बाद में वोट बैंक में तब्दील नहीं होता। ये आक्रोश, ये विरोध, ये मुद्दे। आज आप बैलेट से चुनाव करा दिए, ये कहीं नहीं नज़र आएंगे। ये साम दाम दंड भेद सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जो कोई इनकी मुखर होकर मुखालफत करता है उसे दंड ऐसा देते हैं कि उसकी 7 पुश्तें याद रखती हैं। ऐसा राजा महाराजा भी नहीं देते थे जो ये करते हैं। जब इन्हें ज़रूरत होती है ख़रीद लेते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे यूपी में कितने MLA बिक गए, क्या पता नहीं है उत्तर प्रदेश वालों को? तो इनके पास ये फार्मूला है, करेंगे कुछ नहीं, लेकिन आसान फार्मूला यही है कि आखिर में आके हिंदू मुसलमान कर लो। तो फ़ायदा भी तो उनको हो रहा है हिंदू मुसलमान करके। मैंने कहा ना कि आप बैलेट से तो कराइए। 40% वोट ही तो उन्हें मिल रहा है, 60% तो अपोजिशन के पास है। मेजॉरिटी किसके पास है? 40% इनके पास है, और वो भी अगर बैलेट से होगा तो इनके पास 20% भी नहीं रहेगा।
आप देख लेना। वो ये भी तो कहते हैं कि जब विपक्ष जीतता है तब बैलेट पेपर याद नहीं आता, तब तो ईवीएम खराब नहीं रहता, और जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। अगर वो सारी स्टेट्स जीत लेंगे, अगर हर उनका कैंडिडेट जीत जाएगा, तो हम और आप लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? कहीं तो अपना चेहरा छुपाने के लिए कुछ लोगों को जिताएंगे, दुनिया को दिखाने के लिए देखो ये तो जीत गए। छोटी छोटी स्टेट जिता दिया उन्होंने, एक आध बड़ी स्टेट दे दी। अगर सारी में जीतेंगे तो हिंदुस्तान की आवाम और हमारा मीडिया पीछे पड़ जाएगा कि ये हो कैसे रहा है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, बैलेट से कराने में परेशानी क्या है? जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई नुकसान थोड़ी है। तमाम दुनिया के अंदर बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ हमारा देश और एक मॉरिशस और एक और देश जहाँ पे ईवीएम इस्तेमाल हो रही है। जर्मनी में तो पूरा आंदोलन हुआ था ईवीएम के ख़िलाफ़, और एक यूरोपियन कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने बैन करी ईवीएम। आपका मोबाइल हैक हो जाता है, आपका अकाउंट हैक हो जाते हैं, पेंटागन हैक हो गया, दुनिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ईवीएम की क्या हैसियत है? इतने सैटेलाइट हैं, रिमोट से कुछ भी करा लें, एक चिप ही तो लगाना है उनको। तो ईवीएम से लड़ेंगे आप, या फिर आप अभी जो ईडी है उससे लड़ेंगे? देखिए, हम तो ईवीएम से भी लड़ रहे हैं, ईडी से भी लड़ रहे हैं, इनकम टैक्स से भी लड़ रहे हैं। हमारे मुद्दों से ज़्यादा विपक्ष को ईडी से लड़ना पड़ रहा है इस वक्त। ईडी, आईटी और सीबीआई, ये सबसे लड़ना पड़ रहा है उसे। तो जो हमारी एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, उसका मिसयूज़ हो रहा है पूरे देश में। लेकिन इससे छवि जो जाती है बाहर निकल के जनता के बीच, वो तो बहुत इफ़ेक्टिव होती है सर। उससे तो लोग प्रभावित होते हैं कि विपक्ष के यहाँ ईडी जाती है, या करप्शन है, धोखेबाजी है, भ्रष्टाचार है, तभी ईडी पहुँचती है। ये तो संदेश जाता है कहीं ना कहीं जनता के बीच, कहीं ना कहीं पूरे देश में संदेश है। आप अपने दिल से पूछिए कि किस तरह से विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को आप वोट देना पसंद करेंगी? मीडिया के बंधु अपने अपने ज़मीर से के अंदर झांक के देखें कि वो क्या क्या भेजते हैं, आप लोग क्या बना के भेजती हो, और चलता क्या है? क्या पैसे ही सब कुछ हो गया? डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ का इन्होंने क्या हशर किया है? इस वक्त देश को सबसे बड़ा नुकसान मीडिया का हुआ है। मीडिया की मीडिया से हुआ है नुकसान देश को, मीडिया को हुआ है इस सरकार से। मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म होगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मीडिया खुद है ना। ज़ाहिर है, लालच जिम्मेदार है। उन्हें एड्स भी लेने हैं, अगर वो खिलाफ बोलेंगे तो उनका चैनल बंद हो जाएगा। खिलाफ ना बोले, सही तो भी नहीं बोल सकते ना, सही भी तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं कि भाई सही बोलेंगे अगर, तो वो खिलाफ ही जाएगा उनके। आप यही तो दिखाओगी कि साहब पब्लिक खिलाफ है, तो कहें तुमने कैसे दिखा दिया? लाओ, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, कैसे लिया, ये कमी है इसमें, ये कमी है, बंद कर दिया। ये तरीके हैं, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? तो एक पूरा सिस्टम आज जो विपक्ष लड़ रहा है, वो संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संविधान बचाओ। 13 लाख करोड़ अडानी अंबानी का माफ़ हो सकता है। किसान को 10 लाख करोड़ का MSP नहीं दिया जा सकता। कह रहे हैं वो तो किसानों की जायज़ मांग नहीं है, पूरी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? 10 लाख करोड़ का ही तो किसान हैं भी क्या? आप मानते हैं कि वो किसान है? वो तो नहीं मानते। अब वो तो हठधर्मी है। अगर मैं अपनी खेती मैं कर रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या मैं किसान नहीं हूँ? जब ये आए थे तो 125 रुपये का यूरिया कट्टा था, 350 रुपये का है। जब ये आए थे तो NPK का कट्टा 450 का था, आज 1300 रुपये का है। और फिर उसका सोने पे सुहागा, ये 5 किलो कम कर दिया, 50 की जगह 45 दे रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं जनता के साथ। लेकिन जनता जब तक समझेगी, ऐसा ना हो कि देश बर्बादियों की कगार पे आ जाए। देश में रहने वालों को इन्होंने बांट दिया। ये वो नफ़रतों के सौदागर हैं जो सिंहासन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तो प्यार से मांगते हैं। अभी योगी जी ने मांगा था, प्यार से बोल रहे थे, हमारे मुसलमान भाइयों से अपील है कि वो मथुरा और काशी छोड़ दें, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे।
ये प्यार से मांगना कहते हैं इसे। दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे? ये तो वही बात होगी कि मैं आपके एक थप्पड़ मार दूं और आपसे कहूं थैंक यू बोलो। ये तो सरकार वही है कि सारे जुल्म कर रही है और चाह रही है कि हम इनके लिए ताली बजाएं, जनता इनके लिए ताली बजाए। हम मुसलमान इस देश के कमज़ोर और मजबूर कौम के लोग हैं, इसीलिए ज़बर का रास्ता सर के ऊपर गुजरता है, ये पुरानी कहावत है। हमेशा ये बोला जा रहा है अभी हाल ही में से कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। विपक्ष कभी भी मुसलमानों की राजनीति के, कभी भी मुसलमानों की पक्ष लेकर कहीं से दहाड़ा, कहीं से आवाज़ उठाई? क्यों नहीं उठाते? सब उठाते हैं। विपक्ष मुसलमानों के अधिकारों की बात करता है। अक्सर कहते हैं हमें ठग लिया गया है, हमारा वोट बैंक तो जाता है किसी भी पार्टी को। हम सपा पे भी भरोसा करते हैं, कांग्रेस पे भी भरोसा करते हैं, कुछ भाजपा पे, जिसकी जो मत है वहाँ पर वो जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कौन उठाता है? समाजवादी पार्टी ने, ये रिकॉर्ड हैगा आज़ाद हिंदुस्तान का, अगर मुसलमानों के साथ किया है, इंसाफ की बात करी है, तो समाजवादी पार्टी ने करी है। इसके अलावा किसी पार्टी ने नहीं करी। मुसलमानों को जो ठगा जाता है, जो उनका वोट लिया जाता है, एक दौर मुसलमान इतना डिमोरलाइज हो गया था कि अगर किसी ने उर्दू में बात कर ली तो मुसलमान कहता था इससे अच्छा नेता कौन है? अरे ये कोई तरीक़ा है? बात उसकी करो कि तुम्हें दे क्या रहा है, तुम्हारा हक तो दे दे कम से कम इस देश में। तो मुसलमान तो यूं ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के अपने जजमेंट में एक वर्डिक्ट दिया था, जस्टिस नहीं करा था, क्योंकि उसने माना था कि 6 दिसंबर 1992 को एक क्राइम हुआ। उन्होंने माना था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई भी एविडेंस मंदिर का नहीं था। फिर भी आस्थाओं के लिए एक मसले को सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि मस्जिद दूसरी जगह बना दी जाए, यहाँ मंदिर बना दिया जाए। तो मुसलमान ठगा नहीं महसूस करेगा अपने आप को? इंसाफ कहाँ गया? अमन की चाबी इंसाफ के पास होती है। इंसाफ दूसरी तीसरी भी मांग चालू है। हाल ही में मथुरा और काशी की बार बार बात आ जाती है। हाँ, मांग तो 3000 मस्जिदों की भी, ताजमहल की भी है, कुतुब मीनार की भी है। वो दौर वो था कि जब बादशाहत थी, संविधान नहीं था उस वक्त। सारी ज़मीन, सारी चीज़ें बादशाह की हुआ करती थी। बादशाह मालिक होता था। जब उससे कहा जाता था कि साहब यहाँ पे मस्जिद बनेगी या यहाँ पे किसी को कोई शिकायत है, उसने उसी जगह पे मस्जिद बनवा दी। बादशाहों ने क्या मंदिरों को वजीफ़े नहीं दिए? मुरादाबाद के अंदर गंगा मंदिर है। औरंगज़ेब जैसे बादशाह ने जायदादें दी थी वहाँ मुरादाबाद में, लेकिन एक हाइव बनाया गया कि आक्रांता थे, ये जुल्म कर गए, ये कर गए, वो कर गए, जबकि डेमोक्रेसी नहीं थी। आज संविधान है। आज संविधान के रूह से अगर इंसाफ करा जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गलत गलत है, सही सही है। तो आप देश को 1000 साल पहले पीछे जो हुआ था वहाँ खींच के ले जाएं। दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, हम कर क्या रहे हैं? इन बातों से काम चलेगा? चलिए 3 मस्जिदों पे आप ठहर जाएं, बाकी पे जो क्लेम है 3000 पे, वो कौन, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये क्योंकि ताकतवर हैं, हो सकता है ले लें मस्जिदें। हमारे पास सब्र करने के अलावा है क्या? हम तो अपने अल्लाह से दुआई कर सकते हैं। न्यायपालिका भी तो है। न्यायपालिका का बाबरी मस्जिद के मामले में देख तो लिया हमने, तो सब्र ही करेंगे। ओवैसी साहब भी बहुत मुसलमानों के हक अधिकारों की बात करते हैं, संसद में खुलकर बोलते हैं, सड़कों पर भी बोलते हैं। उनके बारे में क्या ख्याल है? और अगर वो इतना ही बोलते हैं, मुसलमान का हितैषी मानते हैं अपने आप को, तो ये गठबंधन उन्हें शामिल क्यों नहीं करता है अपने साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन भी चाहता है कि शामिल हो। इस तरफ से जो कोशिश है वो ओवैसी साहब की है, सपा या अदर जो विपक्ष है उसकी तरफ से नहीं है।
अब देखिए, वो रणनीति अलग होती हैं जो बड़े नेता करते हैं। क्यों वो गठबंधन में नहीं लिए जा रहे? लेना चाहिए साथ। देखिए, वो भी एक पार्टी है, उससे फायदा तो पहुंचेगा विपक्ष को। अगर 1% वोट भी है किसी के पास तो फायदा तो ही, नुकसान तो नहीं। आज के दौर में कुछ हद तक मुसलमान भरोसा करने लगे हैं ओवैसी साहब पर, मानते हैं आप भी ये बात? हाँ, जाहिर सी बात है, डूबते को तिनके का सहारा होता ही है। जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि सबके साथ इंसाफ हो, सबके हक की बात करो। गलत हो रहा है तो उसको अपनी ताकत से रोको, नहीं रोक सकते हो तो अपनी ज़बान से रोको, नहीं रोक सकते हो तो कम से कम दिल में बुरा समझो। ये एक मुसलमान को ये हिदायत है। तो हम जहाँ तक हो सकता है हम अपनी ज़बान से कोशिश करते हैं। ताकत हमारे पास है नहीं, कहीं कहीं मुसलमान दिल से जो चीज़ बुरी है बुरा समझते हैं। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे हिंदू भाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। मैंने कहा नहीं आपसे कि उनको 40% वोट ही तो है, और उस 40% में ही 20% जो मुसलमानों के हितैषी हैं, बाकी 60% तो मुसलमानों के साथ ही खड़े हैं। हमारी वो तहजीबें, प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, एक दूसरे के काम आने का जज्बा आज भी उसी तरह से कायम है जो अब से 1000 साल पहले था। लेकिन सियासत उसे इस्तेमाल करके बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। हमें उम्मीद है ऐसा होगा नहीं। कि डॉक्टर एस.टी. हसन साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बहुत बेबाकी से। हमने बहुत समीकरण को यहाँ का समझा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे मुद्दे के साथ। देखते रहें मेरी पड़ताल।